आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में कोरोना के मामले 50 लाख हुए हैं पार। 11 दिन में 10 लाख नए केस भारत में है सामने। अब तक 82,000 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह संख्या 50 लाख पार हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 11 दिनों में 10 लाख नए संक्रमित भारत में आए हैं, जबकि देश में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले भारत में सामने आए। वहीं 1290 लोगों की जान भी चली गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो गई है। इनमें से 82,067 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 9,95,000 हो गई है और 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं भारत में। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश में 14 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से कम है। देश में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एक्टिव केसों की संख्या कुल 5,000 से 50,000 के बीच है, जबकि ऐसे मात्र 4 राज्य हैं जहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से अधिक है। वही भूषण ने यहां पर जोर देकर कहा कि भारत में कोविड-19 जांच तेजी से बढ़ रही है। 1 करोड़ से 2 करोड़ नमूनों की जांच पहुंचने में मात्र यहां पर 27 दिन का समय लिया था, जबकि केवल 10 दिनों में ही 4 करोड़ नमूनों की जांच से 5 करोड़ नमूनों की यहां पर जांच पहुंच गई है। वही ICMR के मुताबिक 15 सितंबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 5 करोड़ 93 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट यहां पर 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामलों में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को गए हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल से उम्र के लोगों की हुई है। यानी 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के हुए 60 साल या से अधिक की उम्र की। वही रात की बात यह है कि मृत्यु दर एक्टिव केसों की संख्या यहाँ पर इनकी रेटों में लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.63% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में घटकर 20% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में 78% से ज़्यादा है। वही कोरोना रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। गुजरात में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने लिया है फैसला। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी की दी है, परंतु गुजरात सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। वही गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रण में नहीं लिया जाता है, जब तक कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में नहीं आ जाते, तब तक सरकार स्कूल परिसर में किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित करके संक्रमण को बढ़ाने का यहाँ पर जोखिम उठा नहीं सकती है। वही सरकार के अनुसार यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर बुधवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। इसके अनुसार अगले 2 महीने तक बिना स्कूल ओपन किए ऑनलाइन क्लासेस से संचालित की जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टूडेंट और पेरेंट्स को किसी तरह के नियमों के लिए कई तरह के नियमों के लिए यहाँ पर पाबंद किया गया है। स्वाभाविक है कि यदि स्टूडेंट नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल मैनेजमेंट TC भी दे सकता है, परंतु यदि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई लापरवाही होती है तो स्टूडेंट संक्रमित हो जाते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका उल्लेख किसी प्रकार के कागज़ में यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है। घरेलू किराना इंडस्ट्री के लिए नए नियम अब 1 जनवरी 2021 से होंगे लागू। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए घरेलू खिलौना उद्योग को अगले साल जनवरी तक 4 और महीने की मोहलत दी है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को ये जानकारी दी गई है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अधिसूचना जारी कर खिलौनों आदेश 2020 के क्रियान्वित तारीखों को इस साल 1 सितंबर तक बढ़ाकर
1 सितंबर से बढ़ाकर अब 1 जनवरी 2021 कर दिया है। आदेशों में कहा गया है कि इस निर्णय हेतु घरेलू विनिर्माताओं को कोविड-19 महामारी से पैदा हुई कठिनाइयों के मद्देनजर मानकों को लागू करने के लिए 4 महीने के अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार इस समय खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उसने फरवरी में खिलौनों के आयात शुल्क पर बढ़ोतरी भी की थी। खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से सरकार ने बाजार में घटिया मानक वाले खिलौनों पर रोक लगाने की कोशिश की है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 67% खिलौने सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। भारत में खिलौने उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों में है, जिसमें लगभग 4000 से अधिक छोटे और मंझोले उद्योग शामिल हैं। भारत में लगभग 85% खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं। इसके बाद श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग, अमेरिका का स्थान है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही देश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही थी। दिल्ली मेट्रो को करना पड़ सकता है नियमों और गाइडलाइनों में बदलाव। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नए नियम और गाइडलाइन के साथ साथ 7 सितंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि मेट्रो ट्रेन 50% यात्रियों के साथ ही चल रही है, लेकिन नियमों को टूटने का सिलसिला भी तेज हो गया है। ऐसे में लोगों का कहना है कि दिल्ली वासियों को मेट्रो प्रबंधन से अपील पर यहाँ पर गौर करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यस्त समय में मेट्रो का इस्तेमाल से बचे। लॉकडाउन के बाद ये पहला कार्य दिवस था जब दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सामान्य परिचालन शुरू हुआ है। इसके साथ ही मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गई है। वहीं मेट्रो में जैसे तैसे तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए मेट्रो प्रबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ना लाजमी है। मेट्रो प्रबंधन ने फिलहाल 20% क्षमता के साथ मेट्रो चलाने की तैयारी की है, ताकि यात्रियों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जा सके, जो कि मेट्रो सफर के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हालांकि सोमवार को यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मेट्रो द्वारा सीमित यात्रियों की गई संख्या में 50% को पार कर गई है। यदि इस तरह वृद्धि होती रही तो मेट्रो प्रबंधन को अपनी योजना और कोरोना सुरक्षा उपायों में बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरह मेट्रो प्रबंधन ने कोरोना से बचाव का व्यापक इंतजाम किया है, वही यात्रियों को भी भा रहा है। यही वजह है कि यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जहां मेट्रो प्रबंधन को नए सिरे से योजना बनाने और तैयार करने की आवश्यकता है, वहीं यात्रियों को भी यह समझना चाहिए कि मेट्रो का इस्तेमाल अत्यावश्यक स्थिति में ही करें। मेट्रो के प्रबंधन निदेशक ने बीते दिनों लोगों से अपील भी की थी कि आवश्यकता पड़ने पर ही मेट्रो का सफर करें। सुबह व शाम के व्यस्त समय में मेट्रो का प्रयोग करने से वो बचे, जिससे जहाँ एक और व्यस्त समय में जरूरतमंद लोगों को ही मेट्रो सुरक्षित सफर कर सकेंगे, वहीं इसे कोरोना के बचाव के उपायों में भी प्रभावित तरीके से यहाँ पर पालन किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में दूध और अंडे में उलझा है राज्य। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं देने का सरकार ने लिया है फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं दिए जाएंगे, जबकि प्रदेश में 1 और 4 साल के आयु वर्ग के 54% बच्चे खून की कमी और कम वजन के हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे देने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पक्ष में नहीं थे। 1 हफ्ते पहले इमरती देवी ने घोषणा की थी कि कुपोषण से निपटने के लिए, कुपोषण को मिटाने के लिए मिड डे मील में जो बच्चे अंडे खाना चाहते हैं उन्हें अंडे दिया जाएगा। वहीं ग्वालियर में उन्होंने दोहराया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान एक मंत्री के रूप में मैंने आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा परोसने की घोषणा की थी। मैं अपने फैसले पर अडंग हूँ और अब मैं फिर कहती हूँ कि जो लोग अंडे खाते हैं उन्हें अंडे दिए जाएंगे और जो नहीं खाते हैं उन्हें फल दिए जाएंगे, जैसे कि केला और सेब। वहीं इमरती देवी के फैसले से बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया इसमें हो गई है, लेकिन मंगलवार को सभी राजनीतिक बहस को स्पष्टता पर एक तरफा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भोजन के दौरान आंगनबाड़ियों में अंडे वितरण नहीं करेगी। इसके बजाय बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार में बतौर मंत्री जब इमरती देवी ने अंडा देने का फैसला किया था, उस समय विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव, जो अभी PWD मंत्री है, उन्होंने कहा था कि यदि बच्चों को बचपन से अंडे दिए जाते तो बाद में वे वर्षों में ये नरभक्षी बन सकते हैं। 2-3 दिनों में प्याज की कीमतों में आएगी कमी। केंद्र सरकार के कदमों का दिखने लगा है असर। प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते दिल्ली NCR के लोगों की हालत खराब है। आलम यह है कि लोग प्याज खरीदने के लिए परहेज कर रहे हैं। वहीं किचन का अहम ज़रूरतों में शुमार प्याज लोगों के बजट तक को प्रभावित कर रहा है। इधर प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज की यहाँ पर किस्मों की निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर यहाँ पर रोक लगा दी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से प्याज की दिल्ली NCR के मार्केट में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमत भी यहाँ पर कम होगी। इस बाबत में दक्षिणी दिल्ली स्थित ओखला सब्जी मंडी के प्याज विक्रेताओं का कहना है कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से केंद्र सरकार के फैसले से आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में प्रभावित होगी। ये
अब प्याज विक्रेता मोहम्मद जाकरिया का कहना है कि यहाँ आने वाले दिन में प्याज की कीमत में बदलाव लाएंगे। वही 1-2 दिनों में दरें कम होने की संभावना है। 2 से 3 रुपये प्रति किलो तक गिर जाएगी। आपको बता दें कि प्याज के दाम 50 रुपये प्रति किलो पहुंच गए हैं, जबकि टमाटर भी 80 रुपये किलो प्रति किलोग्राम यहाँ पर बिक रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ के कारण सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में सब्जी के दामों में इजाफा हुआ, वही खासकर प्याज और टमाटर के दामों में। वही लोगों का कहना है कि हालत यही रहे तो प्याज के दाम 50 रुपये किलो से भी अधिक हो सकते हैं। वही टमाटर के दाम 70 से 75 रुपये के बीच पहुंच चुके हैं। वही फूल गोभी इस समय 100 रुपये किलो के दाम पर बिक रहा है, लेकिन ये सीजन से सब्जी नहीं है, ऐसे में इसकी खरीदार चुनिंदा ही है। फिलहाल आलू 30-35 रुपये प्रति भाव किलो में बिक रहा है, वही लौकी यहाँ पर 30 से 40 रुपये किलो प्रति बिक रही है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लागू प्रतिबंध को हटाया है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार रात को राजकीय अधिकारियों यानी कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध को 29 अक्टूबर तक हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं सामयिक विभाग के संयुक्त सचिव अरुण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अवधि में नियमित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। आदेश अनुसार राज्य में कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर को रखते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदकों के प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए कोई भी आवेदक को कार्यालय यानी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना होगा, न ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा। वही इस अवधि में लागू किए गए स्थानांतरणों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वही यह आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडलों और स्वायत्त सेसी और संस्थाओं पर लागू होगा। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में